नमस्कार दोस्तों। 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व लद्दाख से श्री सोनम वांगचुक जी का एक बहुत सुंदर सा वीडियो देखने को मिला था। इस वीडियो में श्री वांगचुक जी ने बताया था कि अगर हमें चाइना को जवाब देना है तो सेना बुलेट से देगी और हम लोग वॉलेट से देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें भी अपना रोल निभाना होगा और अब वो समय आ चुका है दोस्तों जब हमें जवाब देना है अपने वॉलेट की पावर से। लेकिन जैसे ही ये वीडियो बाजार में आया, लोगों की एक अजीब सी प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिली। कई लोग कह रहे थे, भैया अब तो बाजार ग्लोबल है, ग्लोबल बाजार अपने हिसाब से काम करता है, अब तो जो अच्छा होगा वो सरवाइव करेगा। कुछ लोग एक कदम और आगे निकले जहां पे उन्होंने कहा जो बेहतर होगा वो टिकेगा। कुछ लोग इसके भी आगे थे दोस्तों, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कमियां गिनाना शुरू कर दिया था। मैं मानता हूं कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, कुछ चीजें बुरी हो सकती हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा दोस्तों, जब अपने देश की बात आती है तो क्या हमें ये सब बातों को सोचने की आवश्यकता है? वहां पर हमें सारे तर्कों को पीछे छोड़ के सिर्फ एक चीज करनी चाहिए कि हम लोग 100% अपने देश के साथ जिस रूप में खड़े हो सकते हैं खड़े हों। दोस्तों, इस बार बारी हमारी है। इस वीडियो में सोनम वांगचुक जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि लद्दाख की इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार हम इस सामान का बहिष्कार आने वाले कुछ समय में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दोस्तों, असल में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा ये निर्णय था 30-35 साल पहले हमने ये निर्णय लिया था कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में रहते हुए आगे बढ़ेंगे और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। दोनों अपनी जगह सही थे, वो उसमें बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग अगर निर्णय ले लेंगे तो क्या हम उसमें बेहतर नहीं बन सकते? बिल्कुल बेहतर बन सकते हैं दोस्तों। जैसे ही, मेरा फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही देश की बात आती है तो वहां पे तर्क के आधार पे नहीं सोचा जाता है, वहां पे सिर्फ अपने देश के साथ खड़े होके एक कंधे से कंधा मिला के जवाब दिया जाता है। अगर आप ज्यादा गहराई में इसे समझना चाहते हो तो आप हैशटैग आई लिव सिंपल करके सर्च करके देखिएगा, आपको वांगचुक जी का वीडियो मिल जाएगा, उसे आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ब्लाइंड फॉलोअर बन के काम करना है। तो चलिए थोड़ा सा इसे समझने के लिए चीन की सीमा पर आधारित एक घटना, एक इतिहास की घटना से थोड़ा सा आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो आप स्वतंत्रता का सही मूल्य समझ जाएंगे। थोड़ा कटु बोल रहा हूं दोस्तों, माफ कीजिएगा, लेकिन यह देश वह देश है जहां पे लोग जीते जी तो सेवा करते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपना योगदान देते हैं। सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सही घटना है। ऐसा आज भी हो रहा है, ना सिर्फ हम बल्कि चीन भी इस पर विश्वास करता है। ये भारतीय सेना के एक ऐसे वीर जवान की कहानी है जिसने अपनी शहादत के बाद, अपना जीवन देने के बाद भी देश की सेवा करना जारी रखा। तो आश्चर्य होता है ना कि किसी सैनिक की मृत आत्मा भी इतना काम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह वह देश है जहां पे जिंदा तो ठीक है, मृत्यु के बाद भी आत्मा भी अपने कर्तव्य को 100% सही तरीके से निभाती है। जी हाँ, हैरान करने वाली, अविश्वसनीय दास्तान है ये बाबा हरभजन की। जी हाँ दोस्तों, बाबा हरभजन की 30 अगस्त 1946 को बाबा हरभजन का जन्म हुआ। 9 फरवरी 1966 को उन्होंने भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर नौकरी ज्वाइन करी। 1968 में वे 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेना में कार्यरत थे। 4 अक्टूबर 1968 को पूर्वी सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास जब वो खच्चर पर बैठकर खच्चर को एक नदी को क्रॉस करा रहे थे तो ऊपर से वो नदी में गिर गए एवं उससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन नदी में गिरने के बाद जब सेना ने उनको खूब ढूंढा, उनके शव की खोजबीन प्रारंभ हुई तो शव कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कुछ दिन पश्चात वो अपने एक मित्र के सपने में आए और उस सपने में उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन को बताया कि उनका शव किस जगह पे है। जब सेना सर्च करती हुई वहां पहुंची तो वहां पे उनकी बॉडी मिल गई। दोस्तों, खैर 2 किलोमीटर दूर उनका शरीर बहते हुए चला गया था। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि मेरी एक समाधि बना दी जाए
तो सेना ने बाबा हरभजन की समाधि बना दी, उसे एक मंदिर का रूप दे दिया। लोगों में इस जगह को लेके दोस्तों बहुत ज्यादा आस्था है। श्रद्धालुओं के सुविधा को देखते हुए 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवाया गया। मुझे दोस्तों मौका मिला है, मैं वहां जाके दर्शन करके आने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिसे आज हम बाबा हरभजन के मंदिर के रूप में मानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब भी चीन के साथ हमारी कोई मीटिंग होती है या चीन की तरफ से कोई आने वाला खतरा होता है, तो बाबा हरभजन सेना को उस खतरे का एहसास करा देते हैं और उस मीटिंग में एक सीट बाबा हरभजन के लिए रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि होने वाली मीटिंग में वे भी साथ बैठते हैं। उनके होने का एहसास कि घोड़े पे वे आधी रात को गश्त लगाते हैं, इसकी पुष्टि ना सिर्फ भारत बल्कि चाइना भी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बाबा हरभजन से जुड़ी हुई एक और चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। वहां पर जहां पे ये मंदिर है, वहां पे रोजाना उनके शूज पॉलिश करके रखे जाते हैं, उनके लिए एक नई यूनिफॉर्म रखी जाती है, उनके लिए एक बिस्तर लगाया जाता है। वो जो बंकर था जिसे मंदिर का रूप दे दिया गया है, वहां पर ये सब किया जाता है और इसके स्पष्ट परिणाम मिलते हैं कि उन चीजों का उपयोग किया गया है। दोस्तों कुछ साल पहले तक उनको 2 महीने की छुट्टी में गांव भी भेजा जाता था। उनके सारे साजो सामान के साथ ट्रेन में रिजर्वेशन करा के कुछ सैनिक उनके गांव तक उनको छोड़ने जाते थे और 2 महीने बाद लेके आते थे। लेकिन जिस 2 महीने वे गांव में रहते थे, उस समय पे सेना अतिरिक्त चौकसी करती थी, सीमा की अतिरिक्त चौकसी करती थी और समय अनुसार उन्हें वेतन वृद्धि भी दी गई है और वेतन वृद्धि के साथ साथ उनको प्रमोशंस भी दिए गए हैं। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहां पर ऐसे उदाहरण है, पता नहीं क्यों हम ये सारे उदाहरण भूल जाते हैं। आप सबको ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, पर सिक्किम के लोगों में, वहां पर तैनात सैनिकों में पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 52 सालों से सेवा दे रही है। इसके प्रति ना सिर्फ विश्वास है बल्कि इसकी वो पुष्टि भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मातृभूमि से बढ़कर कुछ और हो नहीं सकता। हमें आज एक निर्णय लेना होगा। हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को अगर मजबूत बना दें और एक निर्णय ले लें कि हम व्यावसायिक तौर पर अपने यहाँ के प्रोडक्ट को, अपने बाजार को ज्यादा मदद करेंगे, तो दोस्तों कुछ आज नहीं लेकिन कुछ समय में निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भर होकर आगे आ सकते हैं और इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलकर एक बार फिर अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इसी विचार के साथ दोस्तों अभी विदा लेता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, हम नहीं करते, न कि हम कर नहीं सकते। इसी विचार के साथ नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय 90.8 FM रेडियो दस्तक पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी